जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 9 फिजिक्स का। फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, और इससे पहले जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर क्या है, बहुत आपस में रिलेटेड भी हैं और आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें दुनिया की पता चलेंगी अगर आप इन दोनों चैप्टर के ऊपर ध्यान दोगे। रे ऑप्टिक्स में मेनली हम लोग लेंस के साथ एनकाउंटर करते हैं। आपका स्फेरिकल मिरर, आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं, ग्लास स्लैब होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ें ये कोई नई है नहीं, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो पहले से। बस ये है कि क्लास 12th में हर चीज़ को विस्तारित करके बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके बताया गया है बहुत अच्छे से। और इस चैप्टर का नाम क्या पूरा, उसमें गौर करना। पहले तो अगर किसी को इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए होगी तो इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो आप, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये है पूरा चैप्टर का नाम। तो उसी हिसाब से हम लोग को पूरा चैप्टर ये खत्म करना होगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की सारी बातें जानेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। वैसे ही इतना दिख रहा होगा, अगर नहीं किसी को तो हम लोग थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ये आपका नेचर है इंडोर्ड ह्यूमन आई रेटिना विद द sensitivity to detect electromagnetic wave within a small range of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiation belonging regions of the spectrum wavelength 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। ये बिलोंगिंग रीजन किसका, स्पेक्ट्रम का, देखने का। 400 नैनोमीटर से आपका 700 नैनोमीटर, ये किसके लिए, लाइट ले। बाकी वो है तो बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पर की जो लाइटें पड़ती हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। इट इज़ मेनली दो लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। यही जो लाइट है यही हमको विजन देती है और इससे ही हम लोग देख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड को जो हमारे आसपास है। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझोगे, है ना। अब देखो, अगर किसी के मन में डाउट आया है कि ये जो एनसीईआरटी है इसको हम लोग ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब एनसीईआरटी जो उसको, मतलब जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं और उसको वन लाइन बाय लाइन क्यों देख रहे हैं। क्योंकि देखो एनसीईआरटी जो है वो आपको एक समरी मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिकोड करना होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी बेकार है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन बेस तो है वो तो एनसीईआरटी है। और ऐसा भी नहीं है आप कोई भी बुक उठा के लाओगे, मान लो एस सी वर्मा लिया है या कोई भी बुक लिया है या डी सी पांडे लिए, तो वो लोग जो है उनका बेस एनसीईआरटी है। आप अगर कभी भी उनसे पूछो या उनके बारे में पढ़ोगे तो बताएंगे हमने एनसीईआरटी को बेस रखा। बस आप कुछ चीज़ें जो खोल के नहीं बताती हो हम बताएंगे, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को बेस रख के अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, देयर आर, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे की चीज़, देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन इंटेंशनली मेंशन अबाउट लाइट फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस। फर्स्ट, दैट इट ट्रैवल विद इनॉर्मस स्पीड एंड साउंड, है ना, इनॉर्मस स्पीड। एंड सेकेंड, दैट इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज दैट द स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट एंड मेजरेबल। इट प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होती है, जहाँ पर कोई भी एयर ना हो, कुछ भी रेजिस्टेंस ना हो। 2.997992.997992.458 इंटू 10 की पावर मीटर पर सेकेंड इनवर्ट, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्ट। फॉर मैनी पर्पसेस, मतलब हम लोग पर्पसेस मतलब क्या, यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग लेंगे, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। और ऐसे आम चाल बोलने की भाषा में भी हम लोग यही कहते हैं कि कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में हाईएस्ट है, स्पीड अटेनेबल इन नेचर। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट स्पीड है, जो सबसे ज़्यादा स्पीड है पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में, वो किसकी है, आपके स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी भी है कि यूनिवर्स की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है एक्सपेंशन की, या फिर लाइट के चलने की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा भी नहीं जाते। अब इसके बाद देखो आपको क्या कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है द इंट्यूशन नोशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 8। अब वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइक ऐसे वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ बिलोंगिंग टू विजुअल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, स्पेक्ट्रम का एक विजुअल पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, देख सकते हैं कितने सेंटीमीटर की क्या है उस हिसाब से। हाउ टू रिकंसाइल द टू फैट्स, इन दोनों फैट्स को हम लोग कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, पचा सकते हैं, ठीक है। द आंसर इज दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल से कंपेयर करेगा हम किससे, मान लो जनरली फ्यू सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी कैसी है, उनकी जो है वो नैनोमीटर में चली जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी दोनों नेचर हैं, ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर और वेव जो आपका है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अ लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, उनको ज्वाइन करके लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है, तो फिक्स बात है, ठीक है। बस ये ना कि अब जो चीज़ें हैं उनका एक नेचर नहीं है, अब ये सिद्ध हो चुका है। अगर प्रेजेंट टाइम की मैं आपको बात बताऊं तो लाइट के दो नेचर है, एक आपका कैसा नेचर है, एक है वेव और दूसरा कैसा है आपका पार्टिकल, ठीक है। अब ये पार्टिकल नेचर पता किसने प्रूव किया था, आप पढ़ोगे चैप्टर 10 में, ये किया था आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या कहे इन दिस चैप्टर, अब देखो ये कह रहा है द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, अगर इसी का ये जो पाथ होता है इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, और जगह इसे का बंडल हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी कंसीडर द फिनोमिना, हमें आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रे यूजिंग द रे ऑफ पिक्चर ऑफ लाइट, ये सब पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में भी जानेंगे, तो आपको लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, ओके। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, ये हमें देखना क्या है भाई इसमें, ये अच्छा सही बताना, इसमें कुछ देखने वाली बात है, क्लास 10th में पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन भाई हम लोग पढ़ चुके कि एक इंसिडेंट रे आती है ऐसे, और वो किसी पॉलिश सरफेस में निकल जाती है और रिफ्लेक्ट कर देती है। जो इंसिडेंट एंगल होता है ये आई, ये इक्वल होता है आपके आर के, ये सबको पता है, ठीक है। थीटा थीटा इक्वल होंगे, सामने जो एकदम स्ट्रेट पड़ती है मिरर के वो नॉर्मल रे होती है, ठीक है। अब इनके दो लॉ पढ़ रखे हैं, दो लॉ पढ़े कि नहीं, पहला लॉ क्या था आपका, देखो इसमें लिखा होगा कि इंसिडेंट रे जो है आपकी, है ना, आपका जो है यहाँ पर देखो लिखा है रिफ्लेक्टेड सरफेस में सब तो होती, ठीक है। इसमें लिखा है दीज लॉज आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। कौन से, पहले तो जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और जो सब किसमें एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ को ये एक प्लेन में लाई करते हैं, यहाँ लिखा होगा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। आल्सो आपका जो देखो यहाँ पर लगा देते हैं आल्सो इंसिडेंट रे, है ना, और आपका जो नॉर्मल है ना, ये सब क्या करते हैं एक ही लाइन प्लेन में लाई करते हैं ना, ऑन द सेम प्लेन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपका देखो जो जो मेन होगा हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है तो उसको पोल पढ़ते थे मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर में। द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और स्फेरिकल लेंस में क्या कहते थे, ऑप्टिकल सेंटर कहते थे, वो क्लास 10th में पढ़ा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती थी, लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल, अगर मिरर की बात करें तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कहा है कि अगर कोई इमेज बनानी या कुछ भी करना है तो हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए, साइन कन्वेंशन आपका आना चाहिए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को इधर के मुकाबले देखने से अच्छा हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो इधर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाले इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, देखो अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इतना ठीक है। देखो अगर मिरर है तो मिरर में क्या होता है, रेस आती हुई ऐसे दिखेंगी आपको, इंसिडेंट लाइट होगा, ये रेस ऐसे आती हुई दिखेंगी, ठीक है। ये किसके होंगी, पैरेलल होंगी ज़्यादातर प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो आपकी है ये आपकी, एक मिनट, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस भी आप कह सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसमें ये बताएंगे आपको जो जो इंसिडेंट लाइट के एकदम आपके क्या कहते हैं पैरेलल होगी, जैसे ये, तो ये आपकी क्या होंगी, सब पॉजिटिव होंगी जो इसकी डायरेक्शन में जाएंगी, और जो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगी उनको हम लोग निगेटिव मानेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना जरा सा। हाँ देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो जो ऐसे जा रहा है, जो इसे ऐसे गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ठीक है। समझना अच्छे से बात ना, और जो जो ऐसे गया वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही ना, जो चीज़ पीछे होगी आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव। आपको बस ये इतना
याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, अगर हाइट अपवर्ड है तो ये आपकी कैसी होगी समझना, निगेटिव मतलब पॉजिटिव होगी, और जितनी भी नीचे होगी क्योंकि वो ऊपर वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस होती है निगेटिव। ये तो चीज़ समझ में आ रही है नहीं, ठीक बिल्कुल। तो ये चीज़ समझ में आई, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट एंड लाइट निगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइन के अगेंस्ट में कोई डिस्टेंस होगी तो आपकी निगेटिव होगी। डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट, जो इसके अलोंग होगी वो आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यही चीज़ में बता रहे हैं आपको। टू डिराइव द रिलेवेंट फॉर्मूला बाई स्फेरिकल फॉर्म रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस वी मस्ट अडेप्ट द साइन कन्वेंशन, वो हम पढ़ ही चुके हैं। अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे, ये चीज़ जो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो बताइए यहाँ से आप नापोगे, ये जो है ये चीज़, ये पोल से नापोगे, ठीक है, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइन टेकन एज पॉजिटिव, दोज मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक तुरंत। वैसे सब ये सब पढ़ा हुआ है, कहाँ कब का है ये सब आपके कब का है, 10th क्लास का है। लाइट चैप्टर याद होगा ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके आगे क्या हमको देखना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये आपकी क्या होती है, एक मिनट, ये आपकी क्या होती है, फोकल लेंथ, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें फोकल लेंथ होती क्या, शोज व्हाट हैपेंड व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कहना है अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर पे, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, एक मिनट, ये तो नहीं होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें अगर कोई लाइट आएगी तो क्या होगी, वो जैसे मान लो ये पैरेलल एक्सिस आपके, ठीक है, कोई लाइट आएगी तो वो दूर जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। लेकिन उसको हम लोग अपीयर कराएंगे ऐसे ऐसे करके कि यहाँ पर ये अपीयर होगी किसी फोकस में, तो इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। बाकी इसमें देखते हैं क्या लिखा है, शोज व्हाट हैपेंड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, या तो कॉन्केव में होगी या तो कॉन्वेक्स में होगी, ठीक है। और ये वी अज्यूम दैट द रेज आर पैराक्सियल। पैराक्सियल मतलब क्या हुआ, दे आर इंसिडेंट पॉइंट क्लोज टू पोल, पोल के पास हो, ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है, ऑफ अ मिरर। द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज, जो स्मॉल एंगल में हो, ये देखो स्मॉल एंगल भी बताया है ना। द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। इसको अच्छे देखने से अच्छा यहीं से देख लो, देखो ये बना हुआ है, अच्छे समझना, ये ऐसे पूरा बना हुआ है, यहाँ पर पैरेलल लेस आके किसी एक पॉइंट से निकल रही है, पैरेलल लेस आके इस पॉइंट से निकल गई, तो ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। यही आपका फोकस है, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, यही आपका क्या है, फोकस है। यही चीज़ देखो अब यहाँ पर हुआ है, अगर ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल से याद रखना, कॉनकेव मतलब क्या है, एक तरह का गुफा बनती है, देखो क्यों बन रहा है यहाँ पर, तो ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स माने क्या होगा, बाहर की तरफ आना, तो कॉन्वेक्स याद रखोगे ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैरेलल आई, ये डाइवर्ट कर गई क्योंकि डाइवर्ज है, लेकिन हमको अपीयर कराना है कि ये फोकस में जा रही है, तो ये हम अपने आप से डॉट डॉट बना देंगे, दिख रहा होगा ना, ये चीज़ है सिंपल सी। अब देख लो, मान लो क्या हुआ, ये तो हमने पैरेलल वाली बात की, लेकिन ये किसी एंगल में आ रही है, तो किसी एंगल में निकलेगी, फिर ये कहो तो फोकस से ना जाए, तो ये जो प्लेन होगा जहाँ से निकलेगी, इसको हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन, याद रखना है, फोकल प्लेन, ठीक है। ये चीज़ तो बच्चों वाली है। अब जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ में नहीं आया किसी को भी देखना, ये जो डिस्टेंस है, ये देखो, ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, याद रहेगा ना सबको, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो ये फोकल लेंथ होती है, वी नाउ शो दैट एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब ये जो चीज़ है ये पूरी, ये जो होती है, अब ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन रिवीजन में सब चीज़ें बताई जा रही ना, क्लास 10 में सब पढ़ चुके हो। तो इसको, ये जो होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं हम लोग, कहाँ गया, आर बाई, ये जो होती है ये चीज़ पूरी, ये आर होती है, उसको आर बाई टू करेंगे तो एफ के इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है, हम प्रूफ करके अभी आपको दिखाएंगे। चलो इसको, ये तो आप साथ साथ में नोट करते जाना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पर क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड द पोल, ये तो ठीक है, ये हमें शो करना, तो देखो कैसे शो होगा, ये चीज़ देखना कैसे शो होगा।
यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अब शो कर देंगे। इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है बी, थोड़ा ऊपर से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा ना। अब इसमें कहा है लेट सी बी द सेंटर ऑफ, लेट सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये, लेट सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंसिडर अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर एम, देन सी एम विल बी द परपेंडिकुलर मिरर, है ना, एम डी। ये चीज़ें जो है ये आपको देखो वहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज, ठीक है, देख के समझ में आएगी ना। इन्होंने क्या किया देखो, एक आपका सिंपल सा देखना क्या किया है, सिंपल सा एक रे पैरेलल ले लिया है, इसको बड़ा कर लो चाहे, रे पैरेलल ले लिया है ना ये चीज़, और जब इसको निकाला तो ये फोकस से निकली है। यहाँ पर हम प्रूविंग करने के लिए ये एक केस ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे समझना है। अब आप जानते हो अगर इसको हम इंसिडेंट मानेंगे तो ये थीटा आपस में इक्वल कैसे हुआ, ये चीज़ जो है ये इक्वल कैसे हुई आपस में, ये ऐसे आपस में इक्वल हुई, अच्छे से समझना कैसे इक्वल हुई है भाई। अगर हम ये था और अगर ऐसे मारते थे तो यहाँ पर ये इंसिडेंट होता था, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होता था, ये आपस में इक्वल होते थे कि नहीं होते थे, वही चीज़ यहाँ पर बताइए। तो इस तरह से ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये थीटा है और ये चीज़ जो है अच्छे समझना है, एक मिनट, ये चीज़ जो है ये जेड बना रही, तो यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये 2 थीटा नहीं होगा ये चीज़, तो यहाँ पर ये 2 थीटा हो गया। ये इतनी सिंपल सी चीज़ आपको बताइए। अब इसमें देखो, ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कहा है ये जो इतना आपको सेटअप बनाना है, ठीक, फिर आपसे कुछ चीज़ें कहेंगे। देखो ऐसे यहाँ का है एम, ये आपसे ऐसे कहा है एम सी पी थीटा है, ठीक है, और उसके बाद आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है एम एफ पी क्या है, 2 थीटा है, तो एम एफ पी 2 थीटा है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद आपसे क्या है, टैन थीटा की वैल्यू देखो, टैन थीटा जो है वो एम डी अपॉन सी डी होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली से देखना, ये प्रूविंग आप जब एक बार कर लोगे तभी समझ में आएगी। एम डी अपॉन सी डी, ठीक है, ये एम डी आपकी लाइन है, ठीक है, एम डी, एक मिनट, ये एम डी आपकी फिर गलत बन गई, ये एम डी आपकी लाइन है, ठीक है, एम डी अपॉन सी डी कहाँ है, ये पूरी बड़ी है इसे। तो आप जानते हो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एम डी अपॉन सी डी है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे टैन 2 थीटा अगर हम लोग देखें तो क्या है, एम डी अपॉन एफ डी, एम डी अपॉन एफ डी है, हाँ एम डी अपॉन एफ डी है 2 थीटा, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर ये, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। ये चीज़ इतनी आपको बताई यहाँ पर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप, फॉर स्मॉल थीटा विच इज़ ट्रू फॉर पैराक्सियल, अगर पैराक्सियल है कोई प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास चीज़ें हैं तो उनका क्या होगा, टैन थीटा बहुत छोटा होगा, और टैन थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टैन थीटा को हम लोग एज अ थीटा मान लेते हैं केवल, यही साइन थीटा के साथ होता है। वैसे टैन 2 थीटा को हमने क्या 2 थीटा मान लिया। अब इनको आपस में इक्वल करना है, इनको आपस में इक्वल करना है, तो ये तो एम डी अपॉन सी डी थीटा के इक्वल है और एम डी अपॉन एफ डी 2 थीटा के इक्वल है, तो इसमें क्या करोगे आप, अच्छे समझना है, एम डी अपॉन एफ डी जो है वो तो 2 थीटा के इक्वल है, ये केवल थीटा के इक्वल है, ये जो है ये थीटा के इक्वल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में दोनों इक्वल हो गए, देखो, ठीक है। लास्ट में एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डी बाई 2। अब अच्छे से देखना एफ डी और सी डी में अंतर क्या है, एफ डी जो है वो एफ है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, और जो आपका ये है सी, ये क्या है आपका, ये पूरा, सी डी जो है ये क्या आपका आर है, तो समझ में आ रहा है कुछ। एफ डी जो है वो हाफ है सी डी का, तो सी डी आर है, तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्या हो गया, एफ जो है वो इक्वल है आर बाई 2 के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये तो है, इसको नोट करना है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल टू 2 एफ, है कि नहीं बात सही। चलो ठीक है, अच्छे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ी आसान चीज़ करने के बाद अब थोड़ा सा जो है, मतलब आपके 10th में तो शायद नहीं था, अब पता नहीं आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं था, अभी भी नहीं आया, लेकिन इसमें है प्रूविंग, मिरर फॉर्मूले की प्रूविंग है। वहाँ तो आपने पढ़ लिया होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर हम लोग प्रूविंग करेंगे अच्छे से, ठीक है, मोरर क्वेश्चन की ना, या फिर मिरर फॉर्मूला, जो भी आपको। उसके लिए कुछ रूल है, आप ये समझ लें। अगर आपको कभी भी इमेज फॉर्म करनी है, ये सब चीज़ें तो ऐसे हैं, यहाँ देखो, अगर इमेज फॉर्म करनी है कभी तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो अगर कोई, ये याद रखना, अगर कोई रे पैरेलल है, तो हमेशा किससे पास करेगी, फोकस से, ठीक है। अगर कोई रे पास कर रही सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो कुछ अपना पास चेंज करे बिना वो ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर देखो, ये देखो जो पैरेलल है वो किससे निकल गई, पैरेलल निकल गई आपके फोकस से, ठीक है। और जो सी के उसमें है, क्या कहते हैं, वो सी से ही वापस चली गई, देखो दोनों चीज़ें दिख रही होंगी, देखो ये और ये पॉइंट देखो वापसी चली गई कि नहीं,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी। बाकी कोई पोल से अगर गई तो भाई वो बिना एंगल चेंज के वो क्या फॉलो करेगी, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, मतलब एक ही प्लेन में रहेगी, बस इतना याद रखना। बाकी प्लेन में तो सारी हैं, ठीक है। अब हम लोग चलो प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो लगभग हमें 2 से 3 लेक्चर तो लग सकते हैं ना। आप लोग का भी सही रहेगा, ज़्यादा स्पैम अटेंशन होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। 2 या 3 से 4 जो भी होगा देखा जाएगा। फिर एक सेशन रखेंगे सॉल्यूशंस का भी। तो आपको लास्ट तक इसमें बने रहना, हमारे साथ आप बने रहोगे। कोई भी आप देख लेना यूट्यूब में, आपको एनसीईआरटी इतने डिटेल में नहीं समझाएगा, ठीक है। हाँ, अपनी तरफ से वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, लेकिन बेस तो एनसीईआरटी ना। एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो एक लेवल हाई होगा आपका। क्यों? क्योंकि 27-28 प्रोफेसर मिलकर एक एनसीईआरटी की बुक को लिखते हैं, ठीक है। सब अपने लेवल में टॉप नॉच होते हैं। तो चलो ये हमने ले लिया, यही फिगर है, आपको इस फिगर को याद रखना है, ठीक है। इस फिगर को आपको याद रखना, हम बार अभी देखेंगे भी इसको। जैसे उसमें कहा है वी नाउ डिराइव द मिरर इक्वेशन, वी नाउ डिराइव द मिरर इक्वेशन, है ना। डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मानना है, इमेज डिस्टेंस को वी मानना है, फोकल लेंथ को एफ मानना है, ठीक है। फॉर अ पहला एचजीएल रेस होंगी, ठीक है, मतलब जो सबके पास होंगी। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम फिगर 9.5, फिगर 9.5 अभी हम आपको दिखाई रहे हैं, वैसे तो इतनी देर से देख रहे थे। द टू राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ आर सिमिलर। फॉर पैराक्सियल रेस एम पी कैन बी कंसिडर टू बी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू सी पी देयरफॉर, ठीक है, इन्होंने बताया है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होती हैं। हम लोग स्मॉल 9th 10th में पढ़ चुके हैं ना। देखो इसमें कौन सा ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल देख लो, एक मिनट। ट्राइंगल आपके ए बी एफ और एम पी एफ, डैश तो याद ही रखोगे ना। चलो देखा जाए, ए बी, आपका और कौन सा था, ए बी एफ, ठीक है, ए बी और आपका एफ, ये चीज़ एक है ना। यहाँ पर ए बी एफ और एम पी एफ, एम पी कहाँ गया, एम पी एफ और ए बी एफ, ये ट्राइंगल है। समझ में आ रहा होगा ना। ये पता है यूपी बोर्ड में तो ये क्लास 10th ही में थी प्रूविंग। यूपी बोर्ड के भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, तो उनके क्लास 10th में ही ये प्रूविंग आ गई थी। अब तो सबका सिलेबस सेम कर दिया है, ठीक। ये लिया ट्राइंगल, तो इसमें आप देख सकते हो कि हाँ ये परपेंडिकुलर तो है, ये और एम पी एफ जो है, अगर इसको हम ऐसे देखेंगे थोड़ा सा, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक। इसको अगर ऐसे मान लेंगे, क्योंकि पैरा एक्सियल है उसके लिए कर्वेचर बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पर आपसे दिखा रहा है कि बी ए डैश अपॉन पी एम और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तो चीज़ सही है भाई, सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने कहा है बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पी एम जो है वो इक्वल है ए बी के, ठीक है। पी एम जो इक्वल है वो ए बी के, कैसे ही आपको बता रहेगा, नहीं किसी समझ में आया है। जो ये पी एम है, पी एम जो ये इक्वल ए बी के कैसे हुआ, 9.4 में आप देख सकते हो। नाइन पॉइंट फोर, ठीक है। अभी इसमें इक्वेशन में लिखना, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा 9.4 इक्वेशन में नहीं, पी एम ए बी के इक्वल कैसे रखो, हम ही बता देते, तो उसमें क्या पी एम जो है, ये पी एम जो है ये ए बी के इक्वल कैसे है, ए बी देखो ये हमने बहुत स्मॉल माना है कन्वेक्स कॉन्ट्रोमीटर, ठीक है, तो समझना ये इसकी हाइट इतनी है और ये भी इसके बराबरी तो है, ठीक है। अगर हम इसको कर्व ना माने, बहुत स्मॉल मान ले, तो ये आपस में इक्वल आपको नहीं दिख रहा है। तो ये इक्वल देखने में तो है नहीं, लेकिन फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट में देखो कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती। इसमें क्या रहता है कि आपको एग्जाम्पशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें माइंड नहीं करना है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। सिंस एंगल ए पी बी एंड एंगल ए पी ए डैश पी बी डैश द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपस में इक्वल होंगे तो पता ही है, ठीक है ना। द राइट ट्राइंगल ट्राइंगल्स ए आर आल्सो सिमिलर, अगर इनके एंगल इक्वल हो गए तो ये आपस में सिमिलर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी वो आप देख सकते हो ऊपर जाके, ठीक है, या फिर हम फिर से दिखा देते हैं। देखो इसमें देख लो, ये आपस में इक्वल है, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो, बड़ा करके चाहे देख लो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो इनके जो है ये ट्राइंगल जो है ये भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है।
अब देखो कंपेयरिंग, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, 9.4 को 9.5 को, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, अच्छे से आप देखना, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ से ये देख सकते हो कि जो बी ए, अच्छे समझना, जो बी एफ आपका बी डैश एफ अपॉन एफ पी है, बी डैश एफ अपॉन एफ पी है, वो आपके इक्वल किसके है, बी पी माइनस एफ पी के अपॉन एफ पी के। ये कैसे हो सकता है ना, इक्वल आपके किसके हो जाएगा ये, देखो बी ए डैश बी डैश इसमें भी है, अरे अब देखना, ये देखो ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इसमें भी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये और ये जो है आपका ये आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब जो बी, ये आप जो तो आपको जो था ये बी डैश एफ, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको आप ये चीज़ करके नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो, बी डैश जो आपका एफ था उसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, बी डैश पी, ये इतनी चीज़ है, ये इतनी चीज़ जो है इसको आप इससे इतना घटा के नहीं लिख सकते हो, बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो ये नॉर्मली सी चीज़ की है, देखो सॉल्व ही करना, ठीक है। उसके बाद जो जो आपने वैल्यू ली थी यहाँ पर हमने पुट कर दी है, देखो जो जो आपने वैल्यू ली थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी सिंपल से, ठीक है। अब ये किसी को डाउट हो तो यहाँ देख लो आके बच्चा, भाई देखो ये इमेज की डिस्टेंस तो यही होगी, इमेज की डिस्टेंस तो यही होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो भाई जहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है यही होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ये पहले वाली थी ये, और इमेज की डिस्टेंस यही होगी और फोकल लेंथ यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ हुई है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करोगे पूरा, अब ये हम तो वैल्यू वैल्यू पूरी डाली, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका ये आ जाएगा। सॉल्विंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहीं से एक चीज़ और आती है, द रिलेशन इज नोन एज, अब ये जो रिलेशन आया इसको हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्म इक्वेशन, ये तो पता है सबको, ठीक है। ये जो ऊपर आया यही, ये तो 1/u, इसको अच्छे से बोलते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b प्लस 1/u, जैसे भी बोल लो, है ना। अब लेंस फॉर्मूला अगर किसी ने पढ़ा है तो लेंस फॉर्मूले में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा था साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टू कंसीडर। वी डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एच डैश ऑफ टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका और है, मतलब जो मैग्निफिकेशन होता क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, कितनी बड़ी इमेज बनी है किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। इसको याद करने का तरीका देखो, एक यहाँ पर देखना, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, भाई एनसीईआरटी के हिसाब से याद कर सकते हो, जो मैंने बताया इससे हिसाब से याद करो। अब ये याद कैसे होता है, ऊपर आप एच आई ही बोल दो और नीचे एच ओ हो बोल दो, तो ही हो, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जो एनसीईआरटी ने दिया है एच डैश अपॉन एच याद कर लो, लेकिन इससे पक्का नहीं लगता कि इमेज कौन है ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप याद रखोगे ही हो करके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन ये सब तो आप लोग सब जानते हो, ठीक है। साइन कन्वेंशन अगर देखोगे हाइट से और ये देखोगे तो एक ये भी बनता है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, एक मिनट, एच अपॉन एच इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, ये बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी, ये आप आराम से उससे देख सकते हो। ये भी हमने कंपेयर किया ना सिमिलर ट्राइंगल से, यहाँ से ये चीज़, इसको देख लो, इसको देख लो, इसमें आराम से समझ जाओगे, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वी हैव डिराइव्ड द मिरर इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल कर दिया, एंड द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, हम दोनों ने साथ ही में किया हम लोगों ने, फॉर अ केस रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर विद द प्रॉपर यूज ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। देयर आर इनफैक्ट वैलिड फॉर ऑल केसेस, ये सबके लिए, हर तरह, हर स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड रियल वर्चुअल, चाहे कैसे भी इमेज हो, ये फॉर्मूला सर्वदा सत्य है, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आपकी। अब देखो ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग चलो एक बार देख लेते हैं। लिखा है सपोज, ये एग्जाम्पल है पहला एनसीईआरटी का, सपोज दैट द लोअर हाफ द कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, व्हाट इफेक्ट विल हैव द इमेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। यू मे थिंक, अब इसमें आंसर क्या लिखा है देखो, यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ show only half of the object, but taking the loss reflection to be true for all points, the remaining part of the mirror, the image will be that of whole object। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इमेज जो है वो आधी बनेगी, बट ऐसा नहीं है। इमेज आप अगर क्या कहते हैं,
आप अगर उसको हाफ बंद भी कर दोगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर को, इमेज पूरी बनेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक कैच है, हाउ वेयर एज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लो इन दिस केस यस हाफ। देखो जो इमेज हो तो फुल बनेगी, लेकिन अगर आप बात करोगे इंटेंसिटी की तो हाँ, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी रेस जो पड़ रही है मिरर में वो वापसी नहीं आ पाएंगी, मतलब सारी रेसें नहीं पड़ पाएंगी। तो इसमें होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे है जो इमेज है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बाकी कुछ सब वैसे रहेगा। चलो ये बात समझ में आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन जो ये आप थोड़ा सा अपने आप समझना, आंसर इसका दिया हुआ है, जो इसका आंसर आपको सही लगे तो आंसर दिया ही हुआ है, समझ जाओ तो मुझे भी बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, केवल न्यूमेरिकल वाइज है, मेन हमको थ्योरी में ही फोकस करना है। वो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए उसकी हमने बात की। अब रिफ्लेक्शन आ गया, ये भी बहुत कैची टॉपिक है, अच्छा है, क्लास 10th में पढ़ चुके हो सब लोग, एक बार फिर रिवीजन करेंगे, बस ये अब की बार थोड़ा अच्छे से, मतलब थोड़ा डिटेल में। अब इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, अब इसमें देखो बताया क्या, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट्स गेट बैक रिफ्लेक्ट बैक इनटू फर्स्ट मीडियम while the rest enters the other. A ray of light represent a beam. The direction of propagation obliquely incident 0 से 90 के एंगल के बीच में होता है ना। ray of light enters the other medium changes the interface of the two media. This phenomenon is called reflection of light. Snell experimentally obtained the following reflection laws. अब इसमें कहने का मतलब ये, मान लो लाइट जो हमने वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, रिफ्लेक्शन का, कि एक रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, उससे लाइट बाउंस बैक करती है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल सेम होता है। लेकिन यहाँ पर बात आ गई, अगर वो एक मीडियम में ही रहे ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप एक मीडियम से दूसरे, जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो सारी लाइट वापस नहीं आती, कुछ लाइट वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करा देता है। अच्छे से वर्ड समझना, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कुछ लाइट वो ऑब्जर्व कर लेता है और लाइट को बेंड कर देता है जब वो किसी मीडियम में जाती है। एज ए एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, एल्यूमिनियम, अलग अलग चीज, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कैसे, बहुत चिकना एल्यूमिनियम जो होता है उसमें लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन फॉलोइंग लॉस, स्नेल ने इसने ऊपर कुछ फॉलोइंग लॉस बताए, देखो क्या है। इन्होंने पहला लॉ वही सेम है, बचपन से पढ़ते आए हम लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब इंटरफेस कहाँ करेंगी, सेम प्लेन में, ठीक है, ये तो पहला पता है। दूसरा लॉ भी सबको पता ही होगा, फिर से बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट, ये भी पता है। रिमेंबर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एंड रिफ्लेक्शन आर द एंगल दैट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इन द नॉर्मल रिस्पेक्टली, मतलब जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनते हैं वो होते हैं, ये तो पता है, तो सब चीज़ें पता है। ये फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21। अब n21 का मतलब क्या होता है, n21 मतलब है जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2 का मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका सिंपल सा मतलब है। n2n कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन में, इसको एक नाम दिया गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसकी यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं होती, ठीक है, यूनिट लेस होता है ये, क्योंकि ऊपर भी एंगल है नीचे भी एंगल है, ना एंगल की कोई यूनिट होती है ना इसकी कोई यूनिट है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, वेल नोन है ये किस तरह से, स्नेल लॉ, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल लॉ, ठीक, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर फिगर में बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया है, देखो ये इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे आपकी आके ऐसे चली गई, लेकिन कुछ रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई। अभी आप देखोगे एंगल इंसिडेंट का यहाँ बना है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड का एंगल बना है, ये दोनों एंगल तो इक्वल होते हैं, ये जो तभी इसको आई से दिखा दिया है, इसको आई से दिखा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एंगल रिफ्लेक्ट हुआ है, अब इस एंगल को अच्छे से समझना, ये एंगल जो है रिफ्लेक्टेड का एंगल जो है ये आपका बेंड हो गया। अब ये बेंड क्यों हुआ है, क्योंकि जो एयर है, एयर के मुकाबले जो ग्लास है ये कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर समझना चाहिए, ठीक है, मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ग्लास की वाटर से, ठीक है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर 1.5 होती है ना समथिंग, और अपनी जो एयर की है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये एयर से ज्यादा है ग्लास की, तो ये बेंड कर गया है टुवर्ड्स नॉर्मल। और यही अगर उल्टा हो, मान लो रेयर डेंसर से रेयर में आए तो क्या करेगा, अवे चला जाएगा नॉर्मल से, ये भी आगे देंगे, तो इसको हम पहले आपको बता चुके, तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये वही चीज़ बताई हो, ठीक, जो अभी हमने बताया। अब देखो इसमें वही नोट लिखा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसको मास डेंसिटी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके तो हमको आपको बता दिया।
इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल, इसमें एग्जांपल दिया है। देखो मास डेंसिटी जो है वो क्या कहते हैं, मास डेंसिटी टर्पनिन की लेस देन होती है वाटर से, मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन यही ऑप्टिकल डेंसिटी की बात आ जाए तो टर्पनिन जो है वो जीत जाता है वाटर से। ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, ऐसे मान लो ये अच्छा देखो दिया है, ये चीज़ याद रखना, इफ n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड n12 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो देन इट इज क्लियर। देखो दोनों चीजें आपस में उल्टी लग रही है कि नहीं, सुनने में लग रहा है 2 1 के रिस्पेक्ट में, 1 2 के रिस्पेक्ट में, दोनों थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, है इक्वल एज अपोजिट सेंस, तो इनको आप लोग ऐसे दिखा सकते हो n12 इक्वल टू 1/2 n21, ये ऐसे आप दिखा सकते हो, क्योंकि जस्ट ये इनवर्स हैं एक दूसरे के, जस्ट इनवर्स हैं। जो ये कर रहा है वो उसका जस्ट उल्टा कर रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो कह रहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो दोनों आपस में इनवर्स कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। एक तरह का पूरक भी है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, तो एक दूसरे के पूरक भी हुए, पूरक कहते हैं जिससे आप कंप्लीट हो जाओ, ठीक है। इट आल्सो फॉलोज दैट अगर n32 आ जाए, ये अच्छी चीज है, ठीक है, तो n32 आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, देन n32 इक्वल होगा n31 और n12। अब आप समझ गए n31 n2 क्या होगा, ये यहां पर देख भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो कुछ चीजें बता दी हैं, जैसे ग्लास स्लैब के बारे में यहाँ देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से आता है कि लेटरल शिफ्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टेड थ्रू द पैरेलल ग्लास स्लैब, ये चीज यहाँ पर देखना है, ठीक है। हमें इसको इधर कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर दिया गया है, देखो ये मीडियम एयर का है, ये मीडियम जो है आपका ये किसका है, एयर का है कि नहीं, ठीक है। अब ये एयर के मीडियम से आपका गया है, ये आपका उसमें गया, इसको ग्लास मान लेते हैं, ग्लास ही दिया हुआ ग्लास है, ठीक है। तो देखो ये बेंड कर गया, क्योंकि ये डेंस रेयरर मीडियम से गया है किसकी तरफ, डेंसर मीडियम की तरफ। ये आपका कैसा है, डेंसर, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से एक चीज़ देखना, ये पहले बेंड करा, ठीक है, फिर क्या गया, फिर अब ये देखो ये कैसा मीडियम है, ये आपका मीडियम है, ये आपका मीडियम कैसा है, डेंसर, डेंसर से फिर किसमें गया, रेयर में, तो देखो अब की बार दूर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ बता दी है, ठीक है, इसको कहते हैं एयर, ग्लास एयर मीडियम पूरा है ना इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कि अगर यहाँ कोई मीडियम ना हो तो ये ऐसे जाता, लेकिन अब ये मीडियम तो यहाँ पर ऐसे गया, तो बीच में इनके शिफ्ट आ गया, इसका एक नाम है लेटरल शिफ्ट। फिलहाल के लिए आप यही याद रख लो, इससे ज़्यादा जो एनसीईआरटी में लिखा है मेनली वही याद रखना। तो ये आपको इतना याद रखना कि इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ये चीज़ इतनी क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो ये एक एग्जाम्पल इसका भी है, बहुत बार आप लोग देखते हो कि जो सिक्का होता है भाई वो अपियर करता है टू बी हाइयर, मतलब जहां पर है नहीं एपरेंट डेप्थ दिखाता है, सिक्का आपको लगेगा पानी के अंदर कि वो ऊपर है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये यहाँ पर आपको देखो दिखा रहे हैं, ये चीज वही दिखा रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी यहां से देखना अच्छी बात है, या पढ़ोगे ठीक है, लेकिन मैं जो यहां पर आपको दिखाऊंगा उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो अगर देखो अगर हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम नॉर्मली जाएंगे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वापसी मार देगा, कहेगा जाओ बच्चा, ठीक है। लेकिन अब देखो ये फिनोमेना तभी होगा, समझना अच्छे से, एक तो पहली चीज गलत हो गई, हाँ, अगर ये फिनोमेना तभी होगा जब आप कहाँ से जाओगे, जब आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाओगे, तभी ये फिनोमेना होगा, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, मान लो ये डेंसर से मीडियम में ऐसे गया सीधा, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, वहाँ तो वापसी मारना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, देखो ये इनिशियल ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो कुछ इंसिडेंट एंगल का तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल हमने बढ़ाया और ये थोड़ा सा और हो गया, फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तब ये 90 डिग्री में हो गया। ये हमेशा डेंसर टू रेयर फिनोमेना है, याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमेशा कैसा है, ये डेंसर टू रेयर फिनोमेना है, याद रखना, हमेशा जब डेंसर से आप रेयर में जाओगे। तो अब देखो क्या हुआ, ये जब पूरा जमीन में बैठ गया, कहोगे आप कहोगे सरफेस में बैठ गया, कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे जो है सरफेस में बैठ गई, उस समय जो एंगल बनता है उसका एक नाम होता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, याद रखना, क्रिटिकल एंगल, ये चीज याद रहेगी ना, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल बन गया, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और, अगर क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा इंसिडेंट एंगल हो जाए, गौर करना, अगर क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा इंसिडेंट एंगल हो जाए तब इसमें क्या होता है, ये वापसी मार देती है अपने ही मीडियम में,
इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से रेनबो वगैरह बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी की वजह से होती हैं। जब एयर ड्रॉपलेट, जो एयर बता रहे हैं, जब वाटर ड्रॉपलेट्स में जब आपका क्या होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी हमें रेनबो देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका एक थोड़ा सा ये भी है, एक रिलेशन भी है, वो भी आप देख लेना। रिलेशन क्या होता है कि जिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिससे ये यहाँ जा रहा है, देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ अगर इसको क्या माना गया, इसको अगर देखो ये अच्छे समझना, ये अगर 1 है और ये 2 है, ठीक है, डेंसर वाला 1 है और ये 2 है, तब समझना, तब क्या होता है, ये बनता है इसका। देखो डेंसर वाला क्या था, 1 था ना, देख लो 1 था, ठीक है। तो 1 2 यानी कि जिस जिस मीडियम, जो जो रेयर मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में देखो फॉर्मूला ये बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, N12 अपॉन इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन साइन IC, ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर दिखाया है ना, ये होता है जब क्रिटिकल एंगल बन जाता है। बाकी इसमें और कोई फॉर्मूला इसका मेन नहीं है। ये कुछ देखो, किसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दिए हुए हैं, वाटर के, क्लाउन ग्लास के, डेंस फ्लिंट ग्लास के, डायमंड का तो सब लोग याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ग्लास का 1.5 होता है, क्राउन ग्लास का लिखा है, मन हो किसी को याद कर लो, पेपर में वैल्यू दे देते हैं। ग्लास का याद रख लेना, कुछ जो फेमस है डायमंड का याद कर लेना, बस, बाकी ज़्यादा नहीं याद करने। अब देखो इसके कुछ अच्छा एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं, एप्लीकेशन जैसे प्रिज्म डिजाइंड, देखो ये प्रिज्म के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 और 180 डिग्री, मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सच अ प्रिज्म इज आल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग दियर साइज, ये चेंजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इन फर्स्ट 2 केसेस द क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, वी सी फ्रॉम टेबल 9.1 दैट इट इज ट्रू फॉर बोथ क्राउन ग्लास एंड डेंस फ्लिंट ग्लास, ये चीज़ लिखी हुई है ना, क्योंकि उन दोनों का कम था। तो ये चीज़ जो बताई है, इन फर्स्ट के द क्रिटिकल एंगल फॉर द फर्स्ट मिरर सच अ प्रिज्म, इन्वर्ट इमेज के लिए बता रहे हैं कि आपका लेस देन 45 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें क्या करें, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर कितनी बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोगों के घर में नेट आता है ना, जो लोग वाईफाई वगैरह लगाएं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है जिसमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, नेट के वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, ये सब ऑप्टिकल फाइबर से होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यही मेन चीज़ थी इसमें तो लगभग। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किसमें पढ़ेंगे क्या चीज़। अब देखो रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, चलो ये भी देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है इतना कुछ मेन होगा तो हम अपने आप ही आपको बता देंगे। ठीक है, देखो ये रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखना है बाई स्फेरिकल मिरर, तो इसमें कौन सा मिरर लिया है, देखने में नहीं पता चला, एक ऐसा है कॉन्वेक्स मिरर, देखने में पता चला, देख लो, क्योंकि इसका जो इसका पॉलिश सरफेस है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ होता तो आपका कौन होता, कॉनकेव होता। चलो देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें पहले आप नोट करो। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर साइड का N1 है, इधर का N2 है। ठीक है, ये आपका जो अपर्चर, इसका नाम मैंने दे दिया है, इंसिडेंट रे ऐसे गई है। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पर गई है और ये इससे मिल गई है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है, नहीं ये किस में रखा है, ये कहीं कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि भाई इमेज यहाँ पर बनाई है और ये दिखा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आ रही कि नहीं, ये आपका जो है M डिस्टेंस, ये तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो जो चीज़ें बताई हम लोग देख लेते हैं। पहला आपसे क्या कहा है, टैन एंगल NCM इक्वल टू MN/C। ठीक है, एंगल कौन सा, NCM, टैन एंगल, टैन थीटा होता है तो थीटा की जगह एंगल लिख दिया, क्या टैन ACM, ये चीज़ दिख रही कि नहीं, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो टैन NCM आपका NC, देखो NCM, ये एंगल आपसे करें, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन, अच्छे से देखना, MN अपॉन MC, क्यों लिख सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर और बेस होता है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है और बेस है, भाई ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या है, टैन NIM क्या आपका दिया हुआ है, MN, अच्छे समझना क्या है, कौन सा एंगल बता रहे हैं, NIM, ये अभी नहीं किसी समझ में आया तो देखो ये एंगल से पूरा दिख नहीं रहा था ना, NIM, ये आपका क्या दिया हुआ है, देखो ये आपका दिया हुआ है MN अपॉन MI। ठीक है, ये भी सही है,
आपका कहा गया है mn/mi, तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसी से पूरा प्रूव हो जाएगा, देखना ये चीज़ हो गई। नाउ फॉर ट्राइंगल NOC, इस ट्राइंगल के लिए बात हो रही, NOC, आई इज द स्टीरियर, ये स्टीरियर है कि नहीं, देखो ये स्टीरियर है, तो यानी कि ये वाले एंगल स्टीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज़, अब इनकी वैल्यू जो है, ये चीज़ जो है ये यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, चलो सिमिलरली आर जो है, अच्छे समझना, जो आर है आपका वो NCM, अच्छे समझना, NCM से अगर आप ये पूरा वाला हटा दोगे, NCM से, इससे पूरा समझना अच्छे से, NCM से अगर आप हटा दोगे एंगल कौन सा, देखो यहाँ पर NCM से अगर NIM हटा दोगे, NCM से अगर आप NIM हटाओगे, समझ लो, NCM से अगर NIM हटाओगे, ये पूरा एंगल था नहीं, अगर ये हटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये चीज़ कि सबको क्लियर है कि नहीं, देख लो फिर से अगर किसी को डाउट है। NCM से अगर आपने R हटा दिया तो आपका ये आ जाएगा R, मतलब आपने अगर NIM हटा दिया तो ये आ जाएगा। इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब स्नेल लॉ सब लोग जानते हैं, साइन, ये स्नेल लॉ, यहाँ पर ये चीज़ जो लिखी है ये स्नेल लॉ लिखी हुई है। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल हम साइन आई को केवल आई लिख सकते हैं, साइन आर को केवल आर लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो सब्स्टिट्यूटिंग आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो MN आएगा, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर MN आएगा वो पूरा कट जाएगा, MN आता वो कट जाता, ये चीज़ आपकी बनेगी सिंपल सी। और जब इसको आप इसमें केवल वैल्यू पुट कर दोगे पूरी और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक ये चीज़ सॉल्व आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट की है केवल, ये आपको साथ साथ में पुट कर लेनी। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा, गिव्स अस रिलेशन ऑफ एन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमको रिलेशन दिया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 और जो N1 है ये सब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं आपके। इसे समझ में आ रही है कि नहीं, इसके बारे में हमको केवल एक फॉर्मूला आ गया, अब इसका आगे यूज़ होगा, चिंता मत करना, इसका आगे जो है पूरा यूज़ होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ NCERT में या फिजिक्स में बेकार नहीं जाती। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं, देखो आंसर भी दिया हुआ है। हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन सेशन तो उसमें तो सब करेंगे ही। रिफ्लेक्शन बाई लेंस, अब लेंस से रिफ्लेक्शन देखो क्या दे दिया है, यही वाला पूरा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई टू द सेकंड, सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई टू द सेकंड इंटरफेस। देखो इस फॉर्मूले को बेस बना के ये चीज़ें की गई हैं। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल ले लिया है, यहाँ पर पहले इसमें लगाया, फर्स्ट वाले लेंस में लगाया, N1 जहाँ पर ये सब कुछ है ना, यहाँ पर लगाया, तो ये फॉर्मूला बना, पूरा लेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर लगाया तो ये फॉर्मूला बना। ये आप पहले वाला अगर समझो तो ये लगा सकते हो। ठीक है, फॉर अ थिन लेंस, अगर थिन लेंस है तो BI1 और DI1 आपस में इक्वल होंगे, BI और DI इक्वल क्यों होंगे, अगर थिन लेंस है तो देखो अभी दिखा रहे, थिन लेंस है तो ऐसा लेंस मान लो, इसमें दिखा नहीं रहे लेकिन बहुत पास में लेंस है, तो भाई B और D को एक जगह मान लिया है। ठीक है, फिर फॉर अ थिन लेंस ये चीज़ हुई। अब N1/BD वही फॉर्मूले में पुट किया। ठीक है, वी गेट, यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, सपोज अब मान लिया ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो भाई इमेज का, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनेगी, F में, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब जब इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, सबकी वैल्यू रख के थे, पॉजिटिव नेगेटिव हम आपको बता चुके हैं, तो जो आया आंसर, एक मिनट, तो जो आया आपका वो ये आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इज नोन, अब ये जो चीज़ आई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज नोन एज द लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज यूजफुल टू डिजाइंड लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। ठीक है, ये बहुत फेमस है। अब देखो ये जो फॉर्मूला कैसे आया है, ये बस इस इक्वेशन इससे मेनली आया है। ठीक है, और आपका किससे आया है, इससे आया मेनली, इससे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखो हमने पहला वाला आपको समझाया, उसी से रिलेटेड है, ये भी कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या आता है। अब देखो इसी में थोड़ी चीज़ और कर दी हैं, तो देखो आपका क्या आ गया, देखो यहाँ पर क्या है, यहीं पर कुछ वैल्यू और पुट कर दोगे आप अगर ना नॉर्मली सी, तो आपका जो है ये फॉर्मूला आ जाएगा लेंस के लिए। थिन लेंस है तो उसमें कुछ वैल्यू आपने पुट की और कुछ हटाया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो देखो सिंपल सा है, ऊपर वाला समझ में आया, एक मिनट,
ये चीज़ समझ में आई है सबको ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें बस क्या किया इन्होंने, वैल्यू रख दी हैं, देखो यह कैसे आया है अभी समझ में आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 9.919 और 9.20 ये दिखी। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे आया ये। इसका 9.1 इनको यूज़ किया, ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा और यहाँ से आया भाई, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो इक्वल ही है ना दोनों में, दिख रही कि नहीं, रुको, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हुए, बस यही यहाँ पर रुका है, लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया यहाँ से। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं लेंस फॉर्मूला, याद रखना, ठीक, बीच बीच में माइनस का फर्क है, उसमें प्लस था। समझ में आ रही कितनी बात, ठीक है। ये देखो जो उसमें केस थे वो इसमें केस है ना, इमेज फॉर्मेशन के, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा इसमें, जब हम सॉल्व करते हो तो मैग्निफिकेशन ये आता है, बस इसमें कोई भी क्या होता है माइनस की चीज़ नहीं होती, बस आपको ये याद रखना, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पावर ऑफ लेंस क्या होती है भाई, पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होती, सिंपल सी है, कितनी फोकल लेंथ के हिसाब से पावर होती है, जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज़्यादा पावर होता है। इसका फॉर्मूला भी आप देख लो, पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। व्हेन क्या लेंस इंट्रोड्यूस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट क्लियरली अ लेंस शॉर्टर bends the incident light more while converging it केस कॉन्वेंस। अब कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर जो होती है वही लेंस की मेन पावर होती है, कितना कन्वर्ज कर रहा है लेंस, कितना डाइवर्स करता, यही पावर होती है मेनली। आप याद रखोगे इनवर्स होती है किसके, एक मिनट, इनवर्स होती है आपके इसके एफ के फोकल लेंथ के ना, या फिर फोकल लेंथ इनवर्स होती है पावर के, इतना याद रखना, ठीक है। ये एसआई यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, याद रखना सबको ना, या फिर 1 मीटर इनवर्स भी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखो क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, देखो जो ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं, जो ज़्यादा नहीं, उसको हम लोग क्यों इतना डिटेल में पढ़े ना, समझना। ऐसे मान लो 2 लेंस दिए हुए हैं यहाँ पर, देखो लिया होगा चाहे एग्जाम्पल, 2 लेंस दिए हुए हैं, तो उसको जब आप फाइनली सॉल्व करते हो, देखो इसे मान लो हमने यहाँ पर पहले लेंस के लिए लिया, देखो ये पहले लेंस के लिए लिया कहो, हाँ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेंस के लिए लेंगे, ये दूसरे लेंस के लिए सॉल्व किया। अब लास्ट में जब इनको ऐड करते हो तो ये चीज़ है ये तो कटी जाती है, और बचता क्या, इन दोनों को ऐड करते हो लास्ट में वही चीज़ बचती है। तो नॉर्मली आप ये करोगे, अगर बहुत सारे लेंस हो आपस में तो उनकी फोकल लेंथ को हम लोग ऐड कर देते हैं न्यू फोकल लेंथ, और पावर के साथ भी यही करते हैं बस, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे और मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते, भाई मैग्निफिकेशन को क्यों छोड़ें। समझ में आई कि नहीं इतनी बात, ठीक है, इतनी बात अच्छे समझ में आई। अब देखो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म भी इसने बताया है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ये भी आपसे बताया है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रिज्म जो होता है वो डिजाइन ही मेन किया गया है रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, मेनली प्रिज्म का काम ही यही है, ठीक है। अब जो प्रिज्म है इसके बारे में हम लोग समझ लें अच्छे से, या फिर आप देखो, हाँ चलो प्रिज्म भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल से चालू करना है, तो एक काम किया जाए, प्रिज्म जो है उसको भी हम लोग कल ही से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कहते हो, क्योंकि अच्छे समझना, देखो प्रिज्म भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तरह का आता है जो चीज़ों को डाइवर्स करता है, कुछ भी करता है, ठीक है। तो कल ही हम चालू करेंगे। मुझे लगता है लेक्चर कोई इतना, मतलब जिस हिसाब से मैंने आज पढ़ाया आपको, भले थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, लेकिन 2 लेक्चर में अगर हम लोग कल भी इतना ही अगर करें तो 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या है, अगर पूरा कराना हो तो आप बताना, अगर जैसा कराना हो आप बताना, मतलब 2 लेक्चर ठीक है, या जो भी कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर 3-4 लेक्चर में किया जाए, ठीक है। इतना ही बड़ा ड्यूरेशन होगा तो मैं कल तक आपको प्रॉमिस करता हूँ ये लेक्चर भी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहना हो, किसी को अगर क्लास 11th का पढ़ना है, 9th का पढ़ना है, 10th का पढ़ना है, या कॉम्पिटिशन का पढ़ना है, तो हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ चेकआउट करें, और जिसको अभी तक अच्छा लगा हो वो शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना, इससे हमको मोटिवेशन मिले आगे और ऐसे ही लेक्चर प्रोवाइड कराने के। तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा लेंगे। आप सब पढ़ाई करते रहिए, सब अच्छे से रहिए, अपने घर में माता पिता का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।